नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारे देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता यशपाल आर्या की, जिन्होंने हल्द्वानी हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से बने एक मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की थी, जिसके बाद आगजनी देखने को मिली, जहां मदरसे को हटाने के काम में नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। हल्द्वानी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बयान देते हुए कहा कि यह घटना काफी दुखद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने बचपन से हल्द्वानी को देखा है और यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ शांति, सद्भाव और अमन का वातावरण हमेशा रहा है। और ये पहली घटना है कि हल्द्वानी में हिंसा हुई है, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, जो कि कोर्ट के आदेश पर प्रशासन उस मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने सीएम से अनुरोध किया था, लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तैयारियों के साथ मौके पर नहीं गया था और इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से फेल साबित हल्द्वानी हिंसा को देखकर हुई है। इतना मालूम है कि नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान कितना है, जैसे कि हमारे पत्रकार बंधुओं की मोटरसाइकिल गाड़ियां जल गई हैं। मेरी उनसे बात हुई है पत्रकार बंधुओं से, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां हमारी जला दी गई हैं, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से क्या नुकसान हुआ उसका आकलन अभी संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री ने पहल करनी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ का। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो देहरादून पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश प्रभारी ने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार करने की बात को लेकर बयान दिया और कहा कि पहली लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी है, और इन सभी के विचार कर, सर्वे कराकर जब इलेक्शन कमेटी बैठेगी तब प्रत्याशियों पर फैसला लिया जाएगा। कुछ लोग हैं आते जाते, चुनाव के बाद इस तरह का चलता है, आवागमन चलता है। पहली सूची कब तैयार हो सकती है कांग्रेस? पहली सूची कुछ नहीं है, फिर हमारी सीटें हैं, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी भी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो सबके विचार लेकर। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान वो बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। तो उधम सिंह नगर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां आदेश चौहान ने बीजेपी पर जमकर बरसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जमकर गरजे। दामी सरकार की नीतियों को भी खराब बताते हुए उन्होंने सामान्य नागरिकता कानून पर भी कई सवाल खड़े किए। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सरकार ने विधानसभा सत्र में केवल उच्च को लाना ही सरकार की प्राथमिकता थी। सरकार ने बाकी मुद्दों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, यह उच्च केवल जनता पर थोपा गया। उन्होंने जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने आगे कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर भी कोई चर्चा विधानसभा सत्र में नहीं हुई, ना ही चर्चा होने दी। किसानों की समस्या थी, भ्रष्टाचार की समस्या थी, बेरोजगार की समस्या थी, और जसपुर में भूमि कटाव से जो लोगों को मुआवजा था वो भी नहीं मिला है। जसपुर में रोडवेज बस अड्डे की मांग भी की गई थी, सभी मांगों को ना सुनते हुए दरकिनार विधानसभा सत्र में कर दिया गया। तो वहीं उन्होंने यूसीसी को लेकर भी बयान दिया। बड़े जोश से खरोश से गए थे कि हमने सोचा था हम अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। हमारे स्थगन लिए नहीं गए। हमारे जो कार्य मंत्रणा समिति उसमें हमारे विधायक होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि भाई प्रश्नकाल चलाइए और इसको सत्र को लंबा कर दीजिए, 2 दिन और बढ़ा लीजिए। लेकिन सरकार की मंशा। तो उत्तराखंड में सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस कड़ी में बीएसपी ने भी कई सीटों पर अपनी ताल ठोक दी है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनावी ताल ठोक दी है। सतपुली बाजार में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए प्रत्याशियों के नाम का चयन किया है। बता दें कि पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र बडोरिया ने बताया है
कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला संयोजक सोनू कुमार का नाम आलाकमान को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाओ, आरक्षण बनाने और गैर बराबरी के साथ ही निष्पक्ष मतदान को लेकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़े जाने के मुद्दे को 2024 के चुनाव को लड़ेगी और इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, जहां गांव-गांव जाकर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कार्यकर्ता बढ़ाएंगे। जो आज हमारी युवक नई पीढ़ी है, इस प्रकार से जो बेरोजगारी है, तुम कहीं से लेके लो, गढ़वाल हो, कहीं भी मतलब ये अपना जो हमारा कहीं भी काम धाम जो मतलब ऐसा पट रखेंगे जो मतलब आप देख लो कि बेरोजगारी में मिलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे को रोजगार मिले और हमारे युवक पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए लेकिन काम कहीं नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। इस मुद्दे पे मैं सबसे पहला ध्यान ये रखेगा हमारा कि हम अपनी नए पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको हम एक मान सम्मान दें। हमारा मुद्दा 2024 का संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। दलित, शोषित, वंचित लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो लोग भीख मांगने के कगार पर हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और 2024 में जैसे तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं। बता दें कि हरिद्वार से किसान सेना के कार्यकर्ता देहरादून के लिए कूच कर रहे थे, जिनको पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना देखने को मिला। तो हरिद्वार में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने देहरादून जा रहे भारतीय किसान सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। इससे किसान नाराज हो गए और नारेबाजी करते हुए धरने पर मौके पर बैठ गए। बता दें कि किसानों ने बरसात में फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर सरकार के दिए मुआवजे को कम बताया है। साथ ही आपदा के समय पर 6 महीने तक का बिजली बिल माफ करने की घोषणा जो सरकार ने की थी, उसको पूरी करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में शराबबंदी लागू, गुड़ मंडी, मंगलोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग सर्विस रोड का निर्माण कराने की मांग, जहां सिटी मजिस्ट्रेट से बात करने के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। भारतीय किसान सेना जो भारतीय किसान यूनियन है, उनकी तरफ से कुछ डिमांड्स को लेके सबका देहरादून जाने का आज पूरा प्रोग्राम था। उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें मुलाकात करनी है और अपनी मांगे रखनी है। जब उनके साथ वार्ता करी गई तो माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा कल का समय दिया गया है, जिसमें इनका एक प्रतिनिधिमंडल कल देहरादून जाएगा और माननीय कृषि मंत्री जी से मुलाकात कर अपनी वार्ता करेंगे। ये आज हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे और मुख्यमंत्री जी से मिलना था। उत्तराखंड के किसानों की आवाज़ लेकर हम यहाँ पहुँचे थे, जिसमें आपके किसानों के जैसे गन्ना बकाया है, इसके अलावा गन्ने का मूल्य वृद्धि है, इसके अलावा आपके यहाँ उत्तराखंड में कृषि जो हम क्रीड़ा स्थल बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा हम ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं। ऊपर जो आपके पहाड़ी एरिया से नीचे जो सब्जियां लेके आते हैं, उन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि सब्जियां ऊपर से आती आती महंगी हो जाती हैं। इन विषयों पे हम यहाँ मुख्यमंत्री के पास पहुँच रहे थे। तो बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो नरेंद्र नगर के धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय में युवा संवाद विकसित भारत विषय के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत 2047 को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर अस्मिता प्राचार्य राजेश कुमार उभान ने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर एनएसएस की स्वयंसेवियों सहित कॉलेज के बाकी छात्र छात्राओं ने साल 2047 में फिर भारत में कैसे सोने की चिड़िया बने, इस पर विचार व्यक्त किए, जहां देश हित में काम करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। आज हमारे कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवा संवाद हो रहा है कि मेरे सपनों का भारत 2047 में कैसा होगा। तो हमारे लिए तो हमारा भारत हमेशा ही महान रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2047 में भारत ऐसा हो कि पूरा विश्व भारत को जाने और भारत हर तकनीकी क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाए कि दूसरे देश भी हमारे देश में आके उन तकनीकी तरीकों को सीखें और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। भारत सरकार के युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय द्वारा एक युवा संवाद कार्यक्रम विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं के विचार जानने के लिए कि हमारा भारत 2047 में कैसा हो।
जो युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत है, तो बच्चे अपने इसमें विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत विकसित हो, और जैसा हम पहले से मानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया रहेगा। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत ये गोष्ठी रखी गई है। इसमें युवा शक्ति को उनके विचार जाने गए, जिसमें उन्होंने बताया कि हम 2047 में तक भारत को किस प्रकार से एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति का ही महत्व होता है, और यदि युवा जागरूक हैं तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आज ये जो महाविद्यालय में विकसित भारत 2047 ये कार्यक्रम युवा संवाद आयोजन इसका किया गया है महाविद्यालय द्वारा, तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। यहाँ सभी विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे कि वो 2047 में कैसा अपने भारत को देखना चाहते हैं, कैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका भारत उस वक्त कैसा होगा, एक डेवलप्ड कंट्री होगा, भारत में रोजगार कैसा होगा, महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, और समस्त बहुत सारे बिंदुओं पे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे चर्चा की। तो बेटे में बात भगवानपुर की कर लेते हैं, जहां विधायक ममता राकेश ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। तो भगवानपुर विधानसभा में भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रयासों से तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। बता दें कि विधानसभा भगवानपुर के सबसे बड़े गांव सिकरौड़ा में विधायक ममता राकेश ने इंटरलॉकिंग टाइल सड़क का फीता काटकर शुभारंभ किया। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने इस दौरान बताया कि उनके प्रस्ताव पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से गांव में 90 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल सड़क बनाई जाएगी, जिसके गांव वालों को रास्ते से सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क बनने की लागत में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए ठेकेदार को निर्देश भी कर दिया गया है और गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं सड़क बनने को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज राज्य विकसित सिकरौड़ा गांव में 2100 मीटर के लगभग लंबाई की सड़क हमने स्वीकृत कराई है और इसका 89,35,000 की लागत से काम किया जाएगा। तो सभी ग्रामवासियों के सड़क के बनने से बहुत लाभ होगा। काम तो लगातार सिकरौड़े में हो रहे हैं, लेकिन बड़ा गांव होने की वजह से काम भी यहाँ ज़्यादा चाहिए, सब चाहिए। तो ये लोग बहुत दिनों से परेशान थे। मैंने अभी ठेकेदार को बुलाकर कह दिया है कि कार्य संतोषजनक होना चाहिए, गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और सभी तो बेटे बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ। तो नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता प्रदर्शनी का समापन हुआ, जहां पर प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। बता दें कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जिले से 122 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 12 बाल वैज्ञानिकों के बेहतर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने गए हैं और वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अब हिस्सा लेंगे। तो वहीं बाल वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से निर्मित प्रोजेक्ट के माध्यम से शानदार हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बच्चों को एक दूसरे से सीखने को भी मिला, जहां बच्चों का कहना था कि वे विज्ञान के क्षेत्र में मेहनत कर अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं नेशनल लेवल पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने एडवांस वाटर ओवरहेड टैंक बनाया था और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब मैं नेशनल लेवल में जब पार्टिसिपेट करूंगी तो मैं इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट होंगी और मैं अपने पूरे प्रदेश का, जनपद का नाम रोशन करूंगी और विज्ञान को भी आगे बढ़ाऊंगी। बहुत ही नया कुछ आइडिया यहाँ पर दिया है। आप देखेंगे कि उन आइडियाओं से आने वाले समय में काफ़ी परिवर्तन आएगा। पूरे जो बच्चे सभी जनपदों से यहाँ आए वो एक से एक बढ़िया मॉडल लेके आए। उनमें ऐसी अपार संभावनाएं हैं कि अगर हम उनको विकसित करें तो समाज में बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का कार्य है कि जो समाज के विकास में योगदान दे। तो बेटे बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो खटीमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 1 किलो 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने बताया कि यह स्मैक बरेली से लाकर नेपाल की एक पार्टी को बेचने के लिए जाई जा रही थी। लेकिन इस बीच एसटीएफ की टीम को जैसे ही ड्रग तस्करों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तस्करों को स्मैक के साथ मौके पर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की शाम को
उत्तराखंड STF कुमाऊं मंडल की टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त शगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गणों को तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने ऋषिकेश और खटीमा से नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां एसटीएफ ने खटीमा और ऋषिकेश से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और तस्करों से पूछताछ करने पर नशा तस्करी के बारे में कई अहम सुराग भी सुलझाए। तो वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ड्रग के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसके अलावा खटीमा में बरेली के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1 किलो से भी ज्यादा स्मैक बरामद किया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए की से भी ज्यादा की बताई जा रही है, जिसको लेकर अब इनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। देखिए, जो राज्य में जो नशे की समस्या है, इसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से जो नशा तस्कर हैं इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसमें एसटीएफ के अंडर भी स्टेट लेवल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें हमारी 2 टीमें रहती हैं, गढ़वाल में और कुमाऊं में। दोनों टीमों को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो हमारी कुमाऊं की टीम है एएनटीएफ की, उनके द्वारा 2 बरेली के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।